नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हेलो बैंकिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। मैं महेंद्र कुमार आज आपके साथ डिस्कस करूंगा मई के फर्स्ट वीक के कुछ ऐसे घटनाएं जो आपको हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आपके सामने है, 2 मई, 3 मई, 4 मई और 5 मई। तो हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, देखो 3 मई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके कुछ विशेषताओं के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करना है। दुनिया भर में जितने भी कुछ जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनको कितनी स्वतंत्रता है, पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को सुरक्षा मिल पा रही या नहीं, ठीक है। ये सभी चीजों को दिमाग में रखते हुए एक इंडेक्स भी लगाया जाता है जिसका नाम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी है। अभी इसके बारे में कुछ देखना चाहते हैं तो देखो, प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान बहुत ही नीचे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत का जो रैंक आज के डेट में नजर आ रहा है वो 142 रैंक पे इंडिया का स्थान है। देखो, पिछले 4 सालों से लगातार कहीं ना कहीं इंडिया का जो रैंक है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी अपने पड़ोस के देशों का अगर रैंक देखना चाहते हैं आप इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, तो नेपाल का रैंक है 112, भूटान का 67, श्रीलंका का 127, म्यांमार का 139, पाकिस्तान का 145, बांग्लादेश का 151 और चीन का 177 रैंक है। देखो, चीन का 177 रैंक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट को वहां पर फ्रीडम नहीं है और जर्नलिस्ट की वहां पर पूरी तरीके से वो खुद को सिक्योर भी फील नहीं कर पाते। शायद इसी का परिणाम है कि चीन का जो रैंक है बहुत ही नीचे है। देखो 177, चीन के कंपैरिजन में इंडिया का रैंक अच्छा है, ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया देखो संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 1993 में। तब से लेके आज तक हर साल 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अब ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिन मनाना स्टार्ट किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र अगर आपके सामने न्यूज में आ गया तो उसको कहेंगे इंग्लिश में हम यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर देखो यूएसए के न्यूयॉर्क लोकेशन पे मिलेगा। फिलहाल के डेट में यूनाइटेड नेशन के जो हेड है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस और यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण मंत्रालय ने नया संसद भवन बनाने के लिए मंजूरी हाल ही में दे दी है। इस भवन का अनुमानित लागत क्या है? The Ministry of Environment has recently approved the construction of a new parliament building. What is the estimated cost of this parliament building? इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? ऑप्शन 550 करोड़, 876 करोड़, 922 करोड़, 20,000 करोड़। इसका सही आंसर है देखो 922 करोड़। इतना एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया गया इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने के लिए। नया संसद भवन वर्तमान संसद भवन के सामने होगा। 2022 तक इसके बनने का टारगेट रखा गया है। पहले इसकी प्रोपोज कॉस्ट 776 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन अब इसकी लागत को 18% बढ़ाकर 922 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी कि एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ने 22 से लेकर 24 अप्रैल को इसकी बैठक की थी, लेकिन इसके 10 दिन के बाद ये इंफॉर्मेशन मीडिया के सामने आ गई। बैठक में नए संसद भवन के लिए बिल्डिंग आर्किटेक्ट विमल पटेल ने अपना प्रोजेक्ट कमेटी के सामने रखा था, जिसको हरी झंडी दे दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है। तो हु इज द करंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? तो उनका नाम है देखो प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वाडा यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? हाउ मेनी इयर्स हैज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बैंड डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी फॉर फेलिंग इन डोप टेस्ट? ऑप्शन 1 year,
2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। और इसका सही आंसर है देखो 4 साल के लिए यहाँ पर बैन किया गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा एक डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी खिलाड़ी को। ठीक है, यह इनका जो टेस्ट लिया गया था गुवाहाटी में जून 2018 में राष्ट्रीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप के दौरान नाडा अधिकारियों ने लिया था। संदीप कुमारी ने 58.41 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता था। इस दौरान डोप टेस्ट में नाडा ने सैंपल लिया था, लेकिन नमूना सही पाया गया था। बाद में वाडा ने कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रयोगशाला में इसकी जांच करवाई और अब उनके ब्लड में एनाबोलिक स्टेरॉइड मेटेनोलोन पाया गया है। इसकी वजह से अभी 4 साल के लिए उनको बैन किया गया देखो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। इससे पहले मध्यम दूरी की धाविका झुमा खातून को डोप टेस्ट में फेल होने पर भी इनको 4 साल का बैन लगाया गया था। तभी न्यूज में जो है उनका नाम है देखो संदीप कुमारी, इनको भी 4 साल का बैन लगाया गया है। ये कौन से खेल से संबंधित है तो उस खेल का नाम है डिस्कस थ्रोअर, याद रखना। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया? The central government directed the Arunachal Pradesh government to include which 2 communities in the COVID-19 relief program? Option चकमा एवं हजोंग समुदाय, चकमा और वनोंग समुदाय, हजोंग और विनोन समुदाय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है देखो इमेज को देख के पता चल गया होगा आपको, चकमा एवं हजोंग समुदाय। इन 2 समुदाय को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में शामिल करने का निर्देश केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया। देखो दरअसल चकमा एवं हजोंग समुदायों को कथित तौर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि ये 2 जो समुदाय सामने आपके हैं ये पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए 2 समुदाय थे। चकमा और हजोंग समुदाय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के प्रवासी हैं। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध थे और हजोंग हिंदू है। देश में 1 लाख से अधिक चकमा और हजोंग शरणार्थी अभी भी मौजूद हैं। वे पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों में चटगांव पहाड़ियों के निवासी थे। फिर 1960 के दशक में कर्णफुली नदी के पार कपेटाई बांध के निर्माण के कारण वो भारत आ गए थे और यहाँ पर ही सर्वाइव करने लगे। यहाँ पर आने के बाद उनको बहुत ही उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो इंडिया में ही सर्वाइव करने लगे। लेकिन 2015-17 में भारत सरकार ने उनको नागरिकता प्रदान की। भारत की नागरिकता इनको मिल चुकी है। अब अगर भारत की नागरिकता मिल चुकी है तो इन दोनों समुदायों के सदस्य कानूनी रूप से भारत के नागरिक बन गए हैं। इसलिए उनको भोजन से वंचित करना ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। शायद इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोविड-19 राहत कार्यक्रम में इन 2 समुदायों को शामिल करो बोल के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्धिक संपदा सुरक्षा मामले में किस देश ने भारत सहित 10 देशों को निगरानी की प्राथमिक सूची में रखा हुआ है? Which country has put 10 countries including India on the primary list of surveillance in the matter of intellectual property protection? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, फ्रांस, जापान और कनाडा। तो इसका सही आंसर है देखो अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत सहित 10 देशों को निगरानी की प्राथमिक सूची में रखा है देखो बौद्धिक संपदा सुरक्षा के मामले में। बौद्धिक संपदा सुरक्षा इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। देखो आपने कभी सुना होगा ये जो पेटेंट होता है, ब्रांड होता है, लोगो होता है, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मैटर आपके सामने है। देखो तो इस पेटेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर समय के चलते भारत ने अभी तक उसके अंदर कुछ खास तौर पे बदलाव नहीं लाया है। शायद इसी का परिणाम है कि अमेरिका ने भारत
के साथ साथ और 10 देशों को निगरानी की प्राथमिक सूची में रखा हुआ है। पढ़ के देख लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। अमेरिका ने यह कदम भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार की संरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी कुछ पुरानी और कुछ नई आपत्तियों के आधार पर उठाया है। अमेरिका का कहना है कि भारत ने लंबे समय से चली आ रही और कुछ नई चुनौतियों के मामले में अपने नियम कायदे नहीं बदले हैं। अमेरिका ने भारत और चीन सहित अपने प्रमुख व्यापार भागीदारी सहित 10 देशों को इस सूची में रखा हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका ने भारत सहित 10 देशों को निगरानी की प्राथमिक सूची में रखा हुआ है बौद्धिक संपदा सुरक्षा मामले में। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन फर्स्ट ऑफ में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑफ मई को महाराष्ट्र डे बोल के सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अगर आप कुछ बैकग्राउंड के बारे में देखना चाहते हैं तो वर्ष 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर, दरअसल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिए सीमाओं के परिभाषित किया गया था। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का गठन मराठी, गुजराती, कच्छी एवं कोंकणी भाषा के लोगों के लिए किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के आधार पर दूसरे राज्यों ने या फिर दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। फिर बाद में 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र सेपरेट बना। स्पेसिफिकली ये 1 मई को बना। शायद इसी का परिणाम है कि 1 मई को हर साल महाराष्ट्र फॉर्मेशन डे और गुजरात फॉर्मेशन डे बोल के सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? विच कंट्री हैज ऑनर्ड डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह ऑफ मणिपुर विद द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन? ऑप्शन आपके सामने है। कौन से नेशन ने इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? बांग्लादेश, नेपाल, जापान, रशिया। तो इसका सही आंसर है, देखो, जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सर इस अवार्ड से सम्मानित किया, देखो, मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। थंगजाम धबाली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं। ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये जो अवार्ड है, ये बेसिकली क्या है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में की थी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ ये जो अवार्ड दिया गया वो किसकी ओर से? जापान की ओर से दिया गया। जापान अगर न्यूज में है तो जापान का कैपिटल है, देखो, टोक्यो, और उसका करेंसी है येन। और जापान के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री, उनका नाम है शिंजो आबे। किस प्रदेश की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द जीवन अमृत योजना टू एनहांस द इम्यूनिटी सिस्टम? ऑप्शन आपके सामने है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। इस इमेज को देख के पता चल गया होगा आपको। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ह्यूमन बीइंग की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। क्या है ये जीवन अमृत योजना? कोविड-19 से मुकाबला के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग के काढ़े 50-50 ग्राम के पैकेट्स तैयार किए गए हैं। इसमें त्रिकुट चूर्ण है, पीपल, अदरक और काली मिर्च इस पर्टिकुलर त्रिकुट चूर्ण के अंदर शामिल होगा। अभी 1 करोड़ लोगों को यह काढ़ा निःशुल्क वितरित किया जाएगा, ऐसा टारगेट
मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने सामने रखा हुआ है। साथ ही राज्य में 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेटों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्लान को लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश, इसका कैपिटल है भोपाल। वहाँ के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान उनका नाम है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है देखो लालजी टंडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स हाउ मच लोन फॉर एनेबलिंग रिलायबल पावर कनेक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रूरल एरिया के अंदर कंटिन्यूसली पावर सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई के प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अमाउंट का लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ऑप्शन आपके सामने है $146 मिलियन, $346 मिलियन, $246 मिलियन, $646 मिलियन। इसका सही आंसर है $346 मिलियन। इतने अमाउंट का लोन प्रोवाइड करने का डिसीजन यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लिया है। दोस्तों, अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक न्यूज में है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के अंदर मनीला लोकेशन पे मिलेगा। यहाँ पर कुछ अलग सा नाम दिख रहा है, लेकिन मनीला लोकेशन पे इसका हेडक्वार्टर है। लगभग 68 कंट्रीज इसके मेंबर कंट्री है, और फिलहाल के डेट में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है देखो मसतसुगु असाकावा। तो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन से स्टेट को लोन दे रहा है? महाराष्ट्र स्टेट को। कौन से पर्पस के लिए? फॉर इनेबलिंग रिलायबल पावर कनेक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करता हूं तो भगत सिंह कोश्यारी उनका नाम है, और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है फिलहाल के डेट में उनका नाम है उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन आपके सामने है टीएस तिरुमूर्ति, संतोष कुमार, राजीव कुमार और सुरेशन पटेल। और इमेज में सीधा सीधा इनका नाम लिखा गया है टीएस तिरुमूर्ति। इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। देखो महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने हाल ही में केडीएमसी क्षेत्र में कोविड-19 स्थिति के बारे में एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखो, अभी हाल ही में कोविड-19 के सिचुएशन को जानने के लिए अभी एक डैशबोर्ड महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, Maharashtra's Kalyan Dombivli Municipal Corporation has recently launched a dashboard about the COVID-19 situation in the KDMC area. Who is the current governor of Maharashtra? ऑप्शन आपके सामने भगत सिंह कोश्यारी, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, श्री फगू चौहान और प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये जो कहीं ना कहीं कल्याण डोंबिवली नगर निगम, ये डैशबोर्ड पब्लिक डोमेन के लिए अवेलेबल रहेगा। द पेज हैज बीन लिंक विद द वेबसाइट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ सिटी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड इज ओपन फॉर व्यूइंग बाय द पब्लिक। देखो, भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के गवर्नर है। ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर उत्तराखंड से जो आज के डेट में महाराष्ट्र के अंदर एज ए गवर्नर बोल के कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? Which state topped the list of state in providing employment to over 18 lakh unskilled laborer under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है देखो छत्तीसगढ़ राज्य ये शीर्ष स्थान पर है। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिकतम
श्रमिकों को रोजगार देने में। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ के सीएम फिलहाल ग्रेड में कौन है? तो भूपेश बाघेल उनका नाम है। वहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके उनका नाम है। और छत्तीसगढ़ का कैपिटल आप जानते होंगे, रायपुर, ये उसका कैपिटल है। देखो, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय या फिर वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ब्रॉट अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। हु इज करंट जल शक्ति मिनिस्टर? ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरसिमरत कौर बादल और गिरिराज सिंह। इसका सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ब्रॉट अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। बेसिकली कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्यों बनाया गया? तो इसको 2018 में सेटअप किया गया क्योंकि जो एक रिवर है जिसका नाम है कावेरी रिवर, इसको लेके जो डिस्प्यूट है अलग अलग स्टेट के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पौंडुचेरी, यहाँ पर जो रिवर के वाटर को लेके जो हर डिस्प्यूट जो सामने आते हैं उसको हैंडल करने के लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अभी इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर लाया गया। देखो, हु इज द करंट जल शक्ति मिनिस्टर? तो आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऐसा उनका नाम है। तो ये थे आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये सब चीज़ें आपको हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काम में आ सकते हैं। तो ऐसे कंटिन्यूस डेटा को आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि हम और मोटिवेशन के साथ आपके सामने नए नए वीडियोज लाएं।